हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अली वेटनरी विजडम। दोस्तों, एक इंटीग्रेटेड इंटीग्रेशन का एक प्रोजेक्ट था ब्रॉयलर फीड मिल और ब्रॉयलर फार्मिंग को लेकर। उसकी मैंने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई थी, ब्रॉयलर फार्मिंग इंटीग्रेशन के तौर पर। तो अ, ये किसी के लिए बनाया था एक्चुअली, तो उसमें काफ़ी मुझे भी एक्सपीरियंस हुआ उसमें, और अच्छा सक्सेसफुल इसका इम्प्लीमेंटेशन रहा। ये कोविड के जस्ट बाद की बात है। तो फिर इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को मैंने अपनी एप्लीकेशन के ऊपर, जो अली वेटनरी विजडम ट्रेनिंग ऐप है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी है। तो फिर उसे मैंने उस पर अपलोड किया। उस पर खाली प्रोजेक्ट रिपोर्ट ही थी, वो पेड है, 300 रुपीज़ इसकी कॉस्ट है। तो उसी को एक्सप्लेन करने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो बेसिकली आप ऐप पे जाके ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और वहाँ से इसे पूरी वीडियो को और पूरा जो भी ये सिस्टम है इसे एक्सेस कर सकते हैं अलॉन्ग विद द प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट ख़रीद ली है उनके लिए भी ये वीडियो पेंडिंग थी, जो मैं नहीं बना पा रहा था, लेकिन अब मैंने इसे कोशिश की है। दोस्तों, मैंने थोड़ा सा वीडियो का अपना स्ट्रक्चर भी बदला है। जैसे मैं पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको बताता था, तो कोशिश मैं कर रहा हूँ कि इस टाइप से बोर्ड के ऊपर आकर उससे कंटिन्यूटी भी बनती है और एक आपस में एक लिंक भी क्रिएट होता है, और आप लोगों का भी इसमें इंटरेस्ट मुझे लगता है ज़्यादा बन रहा होगा। तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि ये कैसा लग रहा है और मैं इसे और किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ। तो जैसा कि मैंने बताया कि ब्रॉयलर फीड मिल और इंटीग्रेशन का ये प्रोजेक्ट है, और ये 20,000 बर्ड्स के लिए बनाया गया है। दोस्तों, इस टाइम ब्रॉयलर फार्मिंग में इंटीग्रेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि आप सारे के सारे रिसोर्सेज जो भी हैं, मान लीजिए चिक्स हैं और फीड है, मेडिसिन है, वो आप एक तरफ से लेते हैं, और टेक्निकल सपोर्ट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट रहती है। टेक्निकल सपोर्ट ये आप एक फार्मर को प्रोवाइड कराते हैं, वो फार्मर आपके लिए बर्ड्स को ग्रो करता है, और जब वो ग्रो कर चुका होता है तो जो ये पार्टी होती है इंटीग्रेशन की, जो ये कंपनी होती है इंटीग्रेशन कंपनी, उसे टेक ओवर कर लेती है बर्ड्स को, और जाके उसे उसकी मार्केटिंग कर देती है। जो ये फार्मर होता है इसे एक मतलब कहना चाहिए कि प्री प्लान्ड, या जो पहले से सजेस्ट किए हुए रेट्स होते हैं, जैसे मान लीजिए 7 रुपीज़ पर केजी के हिसाब से फार्मर को दिया जाएगा। इसने 5,000 मुर्गियाँ पाली। IMN पायरोफोस पोल्ट्री हेल्थ सप्लीमेंट्स की एक शानदार रेंज पेश करता है, जो यह सुनिश्चित करता है कि आपके पक्षी हमेशा स्वस्थ और उत्पादक रहें। हमारे खास हर्बल फॉर्मुलेशन को बेहतरीन और तेज परिणामों के लिए तैयार किया गया है। हमारे पास रेस्पिरेटरी संबंधी साउंड प्रॉब्लम जैसी चुनौतियों का समाधान करने के लिए है रेस्पोज, जिसमें पेपरमिंट ऑयल, मुलेठी और अदरक का मिश्रण शामिल है, जिसमें बलगम को काटने वाले म्यूकोलिटिक कंपाउंड होते हैं। पोल्ट्री में लूज ड्रॉपिंग्स, जो अक्सर कई कारणों से होती हैं, उसको सेप्टिमा के प्रभावी कॉम्बिनेशन से नियंत्रित किया जा सकता है, जो आंतों के सेप्टिक संक्रमण से निपटता है, और रेमिप्रो, जो क्षतिग्रस्त आंत की मरम्मत करता है और स्वस्थ माइक्रोफ्लोरा को फिर से स्थापित करता है। पोल्ट्री में अक्सर तनाव होता है, जिससे शारीरिक कमजोरी और उत्पादकता में कमी आ सकती है। इसके लिए विटाडेन एच एक त्वरित पुनरुद्धार समाधान देता है। छोटे पक्षियों में ई कोलाई से होने वाली मोर्टेलिटी के मामलों के साथ साथ सीआरडी और संक्रामक कोराइजा जैसी श्वसन संबंधी बीमारियों में अल्कायु बेहद प्रभावी साबित होता है। पोल्ट्री किसानों को अक्सर कम फीड सेवन, खराब ग्रोथ
और पोषण संबंधी लंगड़ापन जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पायरोकैल्बी और ग्रोटेक को प्रिस्क्राइब किया जाता है, जो अत्यंत प्रभावशाली तरीके से काम करते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली को कमजोर करने वाले वायरल संक्रमण वाकई चुनौतीपूर्ण होते हैं और अक्सर इनसे मृत्यु दर भी बढ़ जाती है। इन वायरल समस्याओं से होने वाले आर्थिक नुकसान को वायरोकॉन और नेक्साम्यून के जरिए अच्छे से संभाला जा सकता है। इसके अलावा टॉक्सिसिटी किसानों के लिए एक बड़ा खतरा बन जाती है, जो धीरे धीरे इम्यूनिटी और लीवर स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाकर या तीव्र विषाक्तता पैदा करके मुनाफे को कम कर देती है। ऐसे में मजबूत एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम और लिवर को सहारा देने वाले सप्लीमेंट जैसे सिलीमैरिन, सोर्बिटोल और लिकोरिस बेहद कारगर रहते हैं और ये सभी आपके पक्षियों की सुरक्षा के लिए हेपासोल डीएस द्वारा उच्च मात्रा में उपलब्ध कराए जाते हैं। मौसमी चुनौतियों के लिए एसिटॉक्स Q10 खास तौर पर सर्दियों में एसाइटिस की समस्या को कम करने के लिए बनाया गया है, जबकि कूलेंट गर्मियों में हीट स्ट्रोक को संभालने में मदद करता है। हमारा अनोखा उत्पाद इजी ब्रूड चूजों को ब्रूडिंग के दौरान डिहाइड्रेशन कम करके स्फूर्ति देता है, जिससे उन्हें परिवहन से जुड़े तनाव का सामना करने की ताकत मिलती है। आप हमारी वेबसाइट से मेडिसिन शेड्यूल भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साथ साथ हमारी मेडिसिन की खूबियों और उन्हें इस्तेमाल करने के तरीके के बारे में भी जान सकते हैं। दवाइयों की कीमत और होम डिलीवरी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं, जहां से आप सीधे ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी चाहिए तो बेझिझक हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप करें। आपको खुशहाल फार्मिंग की शुभकामनाएं। और वो 5,000 मुर्गियाँ जो थीं वो मान लीजिए 10,000 किलो का उसका वेट हो गया, 7 रुपये से उसे 70,000 रुपये कंपनी दे देगी। अब ये जो 70,000 रुपये हैं, इसमें से भी पेनल्टी वगैरह लगती है अगर उसने ठीक से उसे फार्मिंग नहीं की है, मोर्टलिटी ज़्यादा हो गई है या ये वेट कम आया है, तो वो एक अलग केस हो जाता है। लेकिन मोटे तौर पर 5,000 की फार्मिंग में ये 70,000 रुपये इसे मिल जाते हैं। तो अल्टीमेटली कंपनी को ये देने पड़ते हैं, जो ये मार्केटिंग कंपनी है या इंटीग्रेशन कंपनी है, वो इन 70,000 रुपये को देगी, चाहे इसे फ़ायदा हो वो मुर्गा बेच के या फिर नुकसान हो। तो इंटीग्रेशन कंपनियां अपना जो कॉस्टिंग है वो चिक्स के ऊपर, फीड के ऊपर इतनी कम कर लेती हैं, इतनी कम हो जाती है कि इन कंपनियों को कभी नुकसान नहीं होता है, बहुत ही कम नुकसान होता है, क्योंकि ये चिक्स के लिए भी सालाना कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं एक पर्टिकुलर रेट के ऊपर। जो चिक्स सप्लाई कर रही है कंपनी, उसके लिए भी एक ये हो जाता है कि हमारा इतना चिक्स तो इस रेट पर जाना ही है। फीड के साथ भी ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, इन्हें फीड भी थोड़ा सस्ता मिलता है, मेडिसिन भी इन्हें सस्ती मिलती है, तो हर चीज़ सस्ती होती है। तो एक आम फार्मर के मुकाबले इंटीग्रेशन वाला जो कंपनी है, इसकी जो कॉस्टिंग आती है वो काफ़ी सस्ती आती है, इसी में से ये फार्मर को भी देते हैं। तो ज़्यादातर इंडिपेंडेंट फार्मर जो हैं वो इंटीग्रेशन में इस वजह से जा रहे हैं। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का जो कंटेंट है वो मैं डिस्कस कर लेता हूँ एक बार आपसे, फिर मैं यही कहूँगा कि ऐप के ऊपर ये पूरी वीडियो है और इसके आप चार्जेस पे करके, बहुत नॉमिनल चार्जेस हैं, 300 रुपीज़, कुछ भी नहीं है, ये पे करके आप पूरा जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो एक्सेस कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वीडियो के। तो सबसे पहले हम इसमें कंटेंट जो है वो इंट्रोडक्शन देखेंगे इसका, कि क्या है प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन। उसके बाद प्रेजेंट स्टेटस देखेंगे ब्रॉयलर फार्मिंग का, इंडिया में क्या है। फिर सप्लाई चेन स्टेटस है। सप्लाई चेन का मतलब है कि कहाँ से क्या चीज़ आती है और कैसे वो मार्केट तक अल्टीमेटली पहुँचती है। फिर इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल है क्या, उसे देखेंगे। और इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल के बाद इसमें फिर साइट सिलेक्शन होगा कि किस जगह आप करने वाले हैं अपनी फार्मिंग को, और कंपोनेंट्स क्या हैं बिज़नेस के,
इंटीग्रेशन का जो बिज़नेस है उसके क्या कंपोनेंट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक ही आदमी इसे इम्प्लीमेंट करे, बहुत सारे लोग मिलके भी इसे, या कई सारे फार्मर एक साथ जुड़ के भी इसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। फिर इसका इकोनॉमिक एनालिसिस आता है कि इसमें कितनी लागत आएगी चूज़ा लाने में, मान लीजिए फीड प्रोक्योरमेंट में, मेडिसिन वैक्सीन्स वगैरह में। दूसरा जो पार्ट होगा इकोनॉमिक एनालिसिस का, वो फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर होगा कि फिक्स्ड कॉस्ट इसमें कितनी लगेगी। तो बेसिकली रनिंग कॉस्ट ही इसमें मेन रहती है, और फिक्स कॉस्ट उसके बारे में बात करेंगे। और फिर फीड इंग्रेडिएंट्स, जो क्योंकि अगर आप इंटीग्रेशन शुरू करते हैं और किसी फीड मिल के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, तो वो फीड जो मिल है वो आपको एक तो वो ग्रो नहीं होने देते हैं, आपको एक पर्टिकुलर स्टेज तक ही रहने देते हैं। मान लीजिए अगर आप 50,000 की फार्मिंग कर रहे हैं तो उससे ज़्यादा ग्रो नहीं हो पाते हैं, क्योंकि फीड में उतनी कंसिस्टेंसी नहीं रहती है जो कि बिज़नेस को बढ़ाने के लिए चाहिए। जैसे आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपके मार्जिन्स बढ़ने लगेंगे, तुरंत फीड की क्वालिटी डाउन हो जाएगी। क्योंकि इसका सीधा रीज़न क्या है कि अगर मान लीजिए प्रॉफिट कब बढ़ेंगे, जब रेडी बर्ड आपका ज़्यादा कॉस्ट में, मतलब प्राइस में बिकेगा, रेडी बर्ड के जो मार्जिन होंगे वो ज़्यादा होंगे। तो रेडी बर्ड के अगर मार्जिन ज़्यादा हैं तो सभी को लगेगा कि बर्ड महंगा बिक रहा है, डिमांड एकदम से बढ़ेगी चूज़े की, फीड की, इन सब चीज़ों की। तो रॉ मटेरियल की डिमांड भी बढ़ जाती है। तो रॉ मटेरियल की जब डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है चीज़ें वो महंगी होंगी, उसके प्राइस भी इंक्रीज़ होंगे। जब प्राइस इंक्रीज़ होंगे तो घटिया क्वालिटी का रॉ मटेरियल या सब स्टैंडर्ड क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज़ होने लगेगा फीड में। जब सब स्टैंडर्ड रॉ मटेरियल यूज़ होगा तो आप जानते हैं फीड की वो डाउन जाएगी क्वालिटी। तो जब फीड की क्वालिटी डाउन जाएगी तो अल्टीमेटली फ़र्क किस पे पड़ेगा, यहाँ पे मार्जिन्स पे। तो ये एक वो चलती है। तो फीड अपना बनाना, अगर इंटीग्रेशन मॉडल को सक्सेसफुल करना है, आपको बड़ा करना है और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को जोड़ना है और फार्मर्स के शेयर को भी बढ़ाना है, तो ये तभी पॉसिबल है जब अच्छी क्वालिटी का खुद का फीड हम बना रहे हों। इसके साथ साथ फिर हम स्टेप बाय स्टेप रॉ मटेरियल्स का एनालिसिस करेंगे। रॉ मटेरियल जो यूज़ होता है, जैसे मेज़ है, मक्का है, बाजरा है, सोया डीओसी है, या और भी जो भी चीज़ें हैं, मस्टर्ड डीओसी है, एमबीएम है, राइस डीडीजीएस है, ये कैसे मिलते हैं मार्केट में और कैसे इनका एनालिसिस होता है, कैसे हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो कंटेंट बहुत है। फिर फीड मेडिसिन एडिटिव आ जाती हैं, एलएसपी है, डीसीपी है, एंजाइम्स हैं, इसके अलावा फिर कोलिन, वाइटामिन्स, अमाइनो एसिड्स और मिनरल्स, मतलब फीड में यूज़ होने वाले प्रोबायोटिक्स, एसिडिफायर्स, एंटीबायोटिक्स, एंटीकॉक्सीडियल्स। तो इस सब के बारे में, हर चीज़ के बारे में हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं। अब जैसा कि आप सब लोगों ने इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट को पढ़ ही लिया होगा जो ऐप के ऊपर अवेलेबल है, तो हम उसी से शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। देखिए ये जो प्रोजेक्ट है, ग्रोटेक मुर्गियों में ग्रोथ के लिए एक आजमाया हुआ फॉर्मूला है जिसमें सभी तरह के विटामिन, एमिनो एसिड्स, ट्रेस मिनरल, खास तौर से क्रोमियम और कुछ अन्य विशेष हर्बल तत्व मिलाए गए हैं जो ब्रायलर मुर्गियों में ग्रोथ के लिए अत्यंत लाभकारी हैं। ग्रोटेक एफसीआर को कम और ग्रोथ को बढ़ाता है। ग्रोटेक फिजियोलॉजिकल हार्मनी के सिद्धांत पर काम करता है, जिसका मतलब यह है यह अंदरूनी शारीरिक संतुलन को तनाव मुक्त करके शरीर की क्षमता को बढ़ाता है। बाजार में ग्रोथ के लिए मिलने वाले ज्यादातर प्रोडक्ट सिर्फ कुछ बी कॉम्प्लेक्स, विटामिनों और मिनरल का मिक्सचर होते हैं, और इसमें कोई शक नहीं कि वह कुछ परिस्थितियों में पक्षी की ग्रोथ को बढ़ाते भी हैं। अपने वातावरण में मुर्गियों को विभिन्न प्रकार के तनाव कारकों का सामना करना पड़ता है।
वातावरण के तनाव के अलावा बर्ड्स में लगातार फीड खाने से अंदरूनी मेटाबॉलिक तनाव भी होता है, जिसे आंतरिक फिजियोलॉजिकल तनाव कहते हैं। यदि यह फिजियोलॉजिकल तनाव अधिक होता है तो मुर्गी पर किसी तरह का ग्रोथ प्रमोटर काम नहीं करता। इस तनाव के कारण शरीर में कुछ हार्मोन निकलते हैं जो बर्ड्स के दिमाग में सेटाइटी सेंटर को प्रभावित करते हैं, जिससे बर्ड्स का फीड इनटेक प्रभावित होता है। ग्रोटेक के हर्बल तत्व उस सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करके बर्ड्स की भूख को बनाए रखने में मदद करते हैं, जिससे बर्ड अपनी क्षमता अनुसार पर्याप्त फीड इनटेक करता है और ग्रोटेक में मौजूद विटामिन, एमिनो एसिड और मिनरल फीड के पोषक तत्वों को अच्छे से इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। ग्रोटेक की इस दोहरी लाभकारी विधि से न सिर्फ पक्षी का FCR कम होता है बल्कि ग्रोथ भी बढ़ती है। ग्रोटेक मुर्गी के शरीर के अंदर तनाव पैदा करने वाले कारकों को कम करता है और शरीर की विभिन्न कार्य प्रणालियों में तालमेल बिठाता है। इसमें यह इन्फ्लेमेशन को कम करता है, हिस्टामिनिक रिएक्शन को रोकता है, साइटोकाइन के उत्पादन को कम करता है और शरीर में फ्री रेडिकल द्वारा होने वाले ऑक्सीडेशन में व्यापक रूप से कमी लाता है। जब इस तरह अंदरूनी तनाव कम होता है तब ग्रोथ बढ़ाने वाले बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन और मिनरल अपना काम सुचारू रूप से कर पाते हैं। यहाँ बताए गए ग्रोटेक के मैकेनिज्म से बर्ड के अंदर फिजियोलॉजिकल हार्मनी बनती है जो उसके ग्रोथ और स्वास्थ्य में दिखाई देती है। इसी कारण यह उत्पाद न सिर्फ ब्रायलर फार्मर बल्कि सोनाली, FFG और बटेर पालने वालों में भी खासा लोकप्रिय है। लेयर बर्ड्स में भी जब ग्रोवर पीरियड के दौरान वेट पीछे हो जाता है तो ग्रोटेक के इस्तेमाल से वेट बढ़ाया जाता है और लेयर फ्लॉक में यूनिफॉर्मिटी लाई जाती है। यदि फायदों की बात करें तो यह मेटाबॉलिक लोड को कम करके पक्षी को ज्यादा सक्रिय और स्वस्थ बनाए रखता है। इसके अलावा सेलुलर एंटीऑक्सीडेशन सिस्टम को बेहतर बनाता है, जिससे ऑक्सीडेटिव तनाव से राहत मिलती है, वजन बढ़ाने में मदद करता है और FCR को घटाता है। ग्रोथ चार्ट के हिसाब से वजन लेने में मदद करता है ताकि सही समय पर बर्ड को मार्केट किया जा सके। इंटीग्रेशन में बर्ड को टाइमली तैयार करने में हेल्प करता है। वायरल और CRD के प्रकोप में बर्ड का जो वजन गिर जाता है उसे रिस्टोर करने में मदद करता है। अक्सर यह देखा गया है कि एंटीबायोटिक देने से वजन टूटने लगता है, परंतु जब ग्रोटेक को एंटीबायोटिक्स के साथ दिया जाता है तो यह सामान्य ग्रोथ को बनाए रखने में सहायता करता है। इन्हीं सब फायदों की वजह से यह उत्पाद फार्मर्स के बीच काफी लोकप्रिय बन गया है और जो फार्मर इसे एक बार इस्तेमाल कर लेते हैं वो दूसरा कोई ग्रोथ प्रोमोटर इस्तेमाल नहीं करते। ग्रोटेक के तत्वों की क्वालिटी और एक्टिविटी को बरकरार रखने के लिए इसे पाउडर के फॉर्म में बनाया गया है जो पानी में तुरंत घुल जाता है और समान रूप से बर्ड्स तक पहुंचता है। इसे इस्तेमाल करने की विधि, इसका मूल्य और इससे जुड़ी अन्य किसी जानकारी के लिए आप हमें 9871584101 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए हमारी वेबसाइट www.imnpyropHOS.in पर विजिट कर सकते हैं। ये जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, जो ब्रॉयलर प्रोजेक्ट है, ये पार्शली इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन को हम यहाँ पर दर्शा रहे हैं। पार्शली इंटीग्रेटेड का क्या मतलब है? पार्शली इंटीग्रेटेड का मतलब यहाँ पर यह है कि हम चिक्स से लेकर ब्रॉयलर तक जा रहे हैं, जिसे हम रेडी मार्केट में सेल करते हैं, रेडी टू सेल लाइव बर्ड। अगर हम इसे मीट को सेल करने लगे, हम रेडी बर्ड को मार्केट में ना सेल करें, मीट को या मीट की प्रोसेसिंग करके सेल करें, तो ये कंप्लीट एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बन जाता है। इसमें चिक्स को परचेज़ किया जाता है ऑथराइज्ड हैचरी से, हैचरीज से, और उन चिक्स को परचेज़ करके हम उसे या तो अपने फार्म में, आवर ओन फार्म, या फिर अपने फार्मर्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन्हें देते हैं। अब इस प्रोजेक्ट में तो क्या किया गया है कि फार्म अपना ही माना गया है कि हमारे पास 10-10 हज़ार के, मान लीजिए 2 फार्म्स हैं, या फिर हम 5-5 हज़ार के 4 कर सकते हैं। तो ये जो है इस टाइप से हम अपने ही फार्म में चिक्स लेके उसे ग्रो करते हैं। तो जब ये 20,000 का, क्योंकि 20,000 का ये प्रोजेक्ट है, इसमें 20,000 की जो कॉस्टिंग आएगी उसके बारे में बात करेंगे। इसी तरीके से आप इसे 50,000 का भी कर सकते हैं या फिर 1,00,000 का भी कर सकते हैं। तो वो कोई मतलब जो ओवरऑल स्ट्रक्चर होगा वो इसमें सेम ही रहेगा। जितने भी रेयरिंग इनपुट्स हैं उन्हें अरेंज किया जाता है फार्मिंग के लिए। इसमें जैसे बताया कि चिक्स है, इसके साथ साथ फीड हम बनाएंगे या फिर बाहर से लेंगे।
हालांकि इसमें तो हमने बनाने के बारे में ही डिस्कस किया है। मेडिसिन, वैक्सीन, टेक्निकल असिस्टेंस, ये सब हम इसमें हमारे लिए इसमें ज़रूरी है। देखिए जब प्रोजेक्ट बड़ा होता है ना तो उसमें इनपुट्स भी ज़्यादा रखते हैं और कॉस्टिंग भी ज़्यादा होती है, और शुरुआत में तो बहुत कॉस्टिंग आती है। कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमने अपने प्रोजेक्ट में नहीं इंक्लूड किया होता है। मान लीजिए लैंड को एक्वायर करना है, या रॉ मटेरियल के प्राइस एकदम से बढ़ गए हैं, है ना, या कोई और अड़चन आ रही है जिसे हमें सही करना है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है, कुछ भी हो सकता है। तो उन चीज़ों को हमें देखना पड़ता है। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई जा रही हैं बस एक टेंटेटिव हैं, इसके आसपास ही आपकी कॉस्ट और जो प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन है वो रिवॉल्व करेगा। तो जब ये चिक्स बड़े हो जाते हैं तो उन्हें मार्केट में सेल कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब प्रेजेंट स्टेटस क्या है ब्रॉयलर फार्मिंग का इंडिया में, वो देखें। जो ब्रॉयलर फार्मिंग का स्टेटस है, जब ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट लिखी गई थी तब कुछ और था, और अब वो थोड़ा सा हर महीने, हर 15 दिन में, हर 6 महीने में ब्रॉयलर फार्मिंग का जो स्टेटस है, जो ब्रॉयलर फार्मिंग का सिनेरियो है, वो चेंज होता हमें दिखता है। अब जैसे नॉर्थ इंडिया में क्या होने लगा है, नॉर्थ इंडिया में जो कंजम्पशन है वो तो इतना नहीं है, लेकिन प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है। खाने वाले कम है, प्रोडक्शन बहुत है। तो यहाँ पर रेट वैसे नहीं मिल पाते हैं जैसे बाकी के इंडिया में हमें देखने को मिलते हैं। तो नॉर्थ इंडिया में ये चीज़ें, इन चीज़ों की वजह से मार्जिन्स थोड़े से प्रोजेक्ट में कम नज़र आते हैं। अभी इन्होंने क्या किया है हैचरी वालों ने, कि अब हर महीने बोल रहे हैं कि एवरी मंथ वो लोग चिक हॉलीडे करेंगे। तो चिक हॉलीडे से क्या होगा कि जो चूज़े के रेट हैं वो नीचे नहीं आएंगे, चिक रेट्स विल नॉट कम डाउन, वो डाउन नहीं आएंगे। तो अब डाउन नहीं आएंगे, और एक फार्मर है जिसे बाहर से ही सब कुछ लेना है, और ख़ासकर चिक्स तो ब्रीडर के अलावा कहीं से आ ही नहीं सकता है। फीड तो फिर भी खुद बना सकते हैं, मेडिसिन के बिना भी काम चला सकते हैं, या मेडिसिन भी खुद बना सकते हैं, लेबर की कॉस्टिंग कम कर सकते हैं टेक्नोलॉजिकल इन्वॉल्वमेंट से, मतलब ऑटोमेटिक फीडर लगा लें, ऑटोमेटिक ड्रिंकर लगा लें, हर चीज़ की जा सकती है। लेकिन चूज़ा ब्रीडर के अलावा कहीं से, हैचरीज़ के अलावा, ब्रीडर्स के अलावा कहीं से नहीं ले सकते हैं हम, इसके बिना नहीं चलेगा। तो ये कितना भी महंगा हो आपको बाहर से ख़रीदना पड़ेगा। और ख़ास तौर से जब आपके पास फार्मिंग बड़ी होगी, चिक्स आपको ज़्यादा चाहिए, मान लीजिए हर महीने 50,000 चिक्स खरीद रहे हैं, तो सामने वाला खुद ही आपको कुछ रेट्स देगा। एक आपके साथ कोलैबोरेशन हो जाएगा, एक आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हो सकता है आपको वो रेट साल भर का एक ही रेट हो जाए, चाहे वो महंगा बिके मार्केट में या सस्ता बिके, आपको वही रेट में चूज़ा खरीदना है। तो उससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी आपके बिज़नेस में आ जाती है या आ सकती है ना। तो 2022 और 2027 के हिसाब से अगर एक रिपोर्ट को हम देखें तो ये इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाली है। इसका जो मतलब इवेल्युएशन है वो लगभग 1700 बिलियन रुपीस का है। मतलब टोटल ये लगा लीजिए आप कि 3 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है। 300,000 लाख रुपीस की ये इंडस्ट्री है, या कहें 3 लाख करोड़ रुपए की ये इंडस्ट्री है, और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रही है। इसका जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो 8.1 का है। ग्रोथ रेट उन्हीं इंडस्ट्रीज़ में देखने को मिलता है जहाँ पर जो डिमांड फैक्टर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। जब डिमांड फैक्टर स्ट्रॉन्ग होता है ना तो कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है मार्केट के अंदर। मैं कोई इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें जो हैं ये थोड़ी मतलब इसकी वजह से पढ़ी है मैंने। कॉम्पिटिटिवनेस जो है वो बढ़ जाती है, मतलब लोग कम से कम में अपने मार्जिन को बढ़ाने के लिए कम से कम में प्रोडक्ट को तैयार करने की कोशिश करते हैं। तो इस टाइम तो ब्रॉयलर में बहुत ही कॉम्पिटिटिवनेस है।
अच्छी क्वालिटी का चूज़ा हो, अच्छी क्वालिटी का फीड हो तो 1.4 का FCR आ जाता है, मतलब ला सकते हैं आप 1900 ग्राम तक के बर्ड में, 2 किलो के बर्ड में। 2 किलो के बर्ड के बाद ना फिजियोलॉजिकल चेंजेस कुछ ऐसे होते हैं कि जिनकी वजह से FCR ऊपर जाना बहुत लाजिम होता है, मतलब जाता ही है। तो इस वजह से हम 1900 ग्राम को एक वो मान के चलते हैं, एक हमारा स्टैंडर्ड पॉइंट है। इसके बाद चीज़ें बदल जाती हैं 1900 ग्राम के बाद, और उससे पहले वो रहती हैं, वो खैर एक अलग टॉपिक है। तो बाय 2027 ये लगभग 4 लाख करोड़ रुपए तक की इंडस्ट्री हो जाएगी या उससे भी ज़्यादा। तो सोच सकते हैं कि जब डिमांड इतनी है तो लोगों के फार्म क्यों बंद हो रहे हैं, इंडिपेंडेंट फार्मर क्यों कम होते जा रहे हैं? इसी वजह से कम हो रहे हैं क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ रही है। इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप रहेंगे, सर्वाइव कर पाएँ वहाँ पर, तो आप भी उस फ्रूट्स को राइप करेंगे, आप भी उस फ्रूट्स को लेने के हकदार होंगे जो और जिसे रीप कर रहे हैं, बशर्ते आपकी कॉस्टिंग, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस मार्केट में बनी रहे। तो ये प्रेजेंट स्टेटस हो गया इसका। इसके बाद सप्लाई चेन के बारे में बात करते हैं। ये थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं कि जो कंजम्पशन है वो 4.3 लाख टन था 2021 में। जो ब्रॉयलर का कंजम्पशन है वो 4.3 लाख टन के करीब था, ब्रॉयलर मीट का बेसिकली 4.3 लाख टन इतना था 2021 में, जो कि अब बढ़ रहा है और 5 लाख टन से भी ज़्यादा वो उसके होने के चांसेस हैं। मतलब हो ही गया है और हो ही जाएगा क्योंकि लोगों की इनकम भी बढ़ रही है, वो सारी चीज़ें हैं। अब सप्लाई चेन स्टेटस क्या है? नॉर्मली क्या होता है इसमें, ब्रॉयलर फार्मिंग का सिनेरियो देख लिया हमने, अब सप्लाई चेन स्टेटस देखते हैं। सप्लाई चेन इसकी बहुत सिंपल है। हैचरीज से चूज़ा आता है आपके पास। ये प्रोजेक्ट मेरा आपसे एक ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है इसका एक प्रिंट आउट लेके बैठें ये वीडियो को देखने के लिए, कि फीड, मेडिसिन, चिक्स, फिर वही मैं बात कहूँगा, वो लोकल डीलर से या डायरेक्टली कंपनी से चूज़े को लिया जाता है और साथ साथ फीड को लेते हैं और इसके साथ साथ मेडिसिन को भी लिया जाता है। तो ये तीनों चीज़ें ली जाती हैं लोकल डीलर से, डायरेक्टली कंपनी से, और उसे अपने फार्म में या अपने फार्मर जिसके साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है उसके साथ वो उसे देते हैं और वो आपको ब्रॉयलर तैयार करके देता है। इसमें लगभग 40 दिन का समय लग जाता है, 40 डेज़ का एवरेज, और 6 से 7 बैचेस एक साल में एक फार्म से हम ले सकते हैं। अमूमन जो इंटीग्रेटेड कंपनीज़ होती हैं वो 5 बैच ही करवाती हैं, वो काफ़ी टाइम रखते हैं 2 बैचेस के बीच में, क्योंकि लेकिन मैंने देखा है कि अगर आप प्रॉपर से बायोसिक्योरिटी वगैरह और क्लीनिंग कर रहे हैं तो आप 6-7 बैचेस आराम से निकाल सकते हैं एक फार्म से। तो टेक्निकल बैकअप बहुत ज़रूरी होता है कि आपको चीज़ों का पता रहे, आपके साथ एक डॉक्टर या कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हो जो कि चीज़ों को स्मूथली चलाता रहे। शुरू में तो चीज़ें बहुत अच्छी चलती हैं लेकिन बाद में वो प्रॉब्लम हो जाती है। एक और इंटरेस्टिंग बात है जिसे मैंने देखा है अक्सर, वो ये है कि मार्केट रेट डाउन होने की वजह से बहुत कम लोग नुकसान में जाते हैं। अभी पिछले दिनों क्या हुआ कि मैंने खुद भी, मेरी फार्मिंग है, ब्रॉयलर फार्मिंग करता हूँ, फीड भी बनाता हूँ, खुद की मेडिसिन्स वगैरह भी हैं सभी, लेकिन चूज़ा हमें भी बाहर से ही लेना पड़ता है, हम भी बाहर से ही लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों को नुकसान हुआ क्या कि एक तो मॉर्टलिटी बहुत थी। मैं जून की बात कर रहा हूँ, मई-जून 2023। आंतों के स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौतियां और संक्रमण पोल्ट्री फार्मिंग में बड़ी बाधाएं पैदा करते हैं, खासकर जब पक्षियों को डीप लिटर सिस्टम में पाला जाता है। ऐसे में विभिन्न रोगजनक बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ लिटर से, दूषित पानी और कम गुणवत्ता वाले फीड के जरिए
पोल्ट्री की आंत में घुसपैठ कर जाते हैं। खासकर जब फीड में MBM और DDGS शामिल हों तो आंतों का संक्रमण और जटिल हो जाता है। इस प्रकार पक्षी की आंतों में बढ़ा हुआ माइक्रोबियल लोड कई समस्याएं पैदा करता है, जैसे कि लूज ड्रॉपिंग्स और चॉकलेटी लाल या भूरे रंग की बीट। इसके अलावा बीट में अधपचे फीड की मौजूदगी मूल्यवान पोषक तत्वों की बर्बादी को दर्शाती है। इस स्थिति के चलते वजन कम बढ़ता है, इम्यूनिटी कमजोर हो जाती है और फीड कन्वर्जन रेशियो यानी FCR बढ़ने लगता है। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रभावी प्रबंधन तकनीकों को अपनाना और आंत के स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले फायदेमंद सप्लीमेंट को शामिल करना जरूरी होता है। एक बेहद कारगर और आजमाई हुई सफल रणनीति में सेप्टिमा और रेमिप्रो का उपयोग करके आंतों की इन बताई गई चुनौतियों का सामना किया जाता है। सेप्टिमा आंतों में सूजन लाने वाले लोकल और सिस्टमिक इन्फेक्शन को खत्म करने में मदद करता है। ये लोकल इन्फेक्शन आंतों की पोषक तत्व अवशोषित करने वाली झिल्ली को मोटा कर देते हैं, जिससे पोषक तत्वों के अवशोषण की क्षमता घट जाती है। कम स्तर के लोकल इन्फेक्शन में आमतौर पर FCR बढ़ जाता है। अगर इसे हल नहीं किया जाए तो सिस्टमिक इन्फेक्शन फैलने के कारण यह उच्च मृत्यु दर का कारण बन जाता है। लोकल और सिस्टमिक दोनों कंडीशन में सेप्टिमा का उपयोग काफी कारगर रहता है। सेप्टिमा के साथ रेमिप्रो का उपयोग दोहरा लाभ प्रदान करता है। रेमिप्रो लैक्टोबैसिलस जैसे प्रोबायोटिक्स और MOS जैसे प्रीबायोटिक्स के साथ साथ विटामिन C और B10 का लाभकारी और पोषक तत्वों से भरपूर मिश्रण है। ये क्षतिग्रस्त आंतों की मरम्मत में मदद करता है। ये आंत के माइक्रोबायोटा को संतुलित करने और पोषक तत्वों के अवशोषण को बढ़ाने में भी मदद करता है। इसके अलावा फार्म में स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। साथ साथ पक्षियों के लिए हर समय ताजे और स्वच्छ पानी और उच्च गुणवत्ता वाले फीड की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। ये सब करना संक्रमणों को रोकने और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण कदम होते हैं। अपने फ्लॉक की नियमित निगरानी और समय पर हस्तक्षेप करना बेहद जरूरी होता है। जब किसान अपने फ्लॉक के स्वास्थ्य और व्यवहार का ध्यानपूर्वक निरीक्षण करते हैं तो वे समस्याओं को तुरंत पहचान सकते हैं और उनका समाधान कर सकते हैं, जिससे आंत की स्वास्थ्य समस्याओं के प्रभाव को कम किया जा सकता है। फार्म के लेबर को स्वच्छता और सही हैंडलिंग तकनीकों के महत्व के बारे में बताने से इन्फेक्शन के खतरों को कम किया जा सकता है। अपने फार्म पर सेप्टिमा और रेमिप्रो का इस्तेमाल करके और बताई गई प्रबंधन रणनीतियों को अपनाकर किसान अपनी पोल्ट्री के कल्याण को बेहतर बना सकते हैं और साथ ही उत्पादकता में भी बढ़ोतरी कर सकते हैं, जिससे आर्थिक परिणाम बेहतर होते हैं और मुनाफों में वृद्धि होती है। हम पोल्ट्री किसानों को बीमारियों या अन्य कारणों से होने वाली मोर्टेलिटी और अधिक FCR से जुड़े मुद्दों के लिए तकनीकी सलाह भी देते हैं। यदि आप अपना फीड बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमारा उच्च क्वालिटी वाला फीड प्रीमिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अधिक जानकारी और उत्पाद की उपलब्धता के लिए कृपया हमारी वेबसाइट www.imnpyrophos.in पर जाएं या 9871584101 पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क करें। की बात कर रहा हूँ, इसमें मोर्टलिटी बहुत हुई और एक वो आया हुआ था, मतलब आउटब्रेक हुआ था IBH का और कोराइज़ा वगैरह का, बहुत मोर्टलिटी हो रही थी। लेकिन हमारे फार्म में मोर्टलिटी नहीं थी। हालांकि जो फार्म हमने हायर किया था, जिसमें हम काम कर रहे थे, पाल रहे थे, उसमें पहले से ऐसा नहीं था कि वो नया फार्म था इस वजह से मोर्टलिटी नहीं हुई। लेकिन क्योंकि फीड अपना चल रहा था, उसमें अच्छी क्वालिटी का फीड चल रहा था, तो इस वजह से हमें कोई मोर्टलिटी या बीमारी का सामना नहीं करना पड़ा गर्मी के बावजूद भी। तो हम मार्केट भी अच्छा चल रहा था, लगभग 100 रुपये 90 रुपये मार्केट हो गया था। लेकिन जब तक हमारा सेल होने का टाइम आया तो मार्केट 80 रुपीज़ आ चुका था। तो चिक्स हमने 27 रुपये का लिया था और फीड की कॉस्टिंग हमारी लगभग सब मिला के 38 रुपये आ रही थी उस टाइम। मक्का महंगी थी, सोया काफ़ी महंगी थी। सोया हमने 55 रुपये के करीब की ख़रीदी थी, मक्का भी हमारी 21.5 रुपये थी, अब और ज़्यादा ही थी ट्रांसपोर्ट लगा के। इसके बाद भी हम फीड बना रहे थे इतना, तो इस फीड में भी हमें नुकसान नहीं हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ बहुत ज़्यादा। 5-7 हज़ार 10 हज़ार रुपये का फ़ायदा हुआ होगा। 3500 चिक्स हमारा था, तो इसमें हमें नुकसान नहीं हुआ। बहुत से लोगों को लगभग जिन्होंने इतना चूज़ा पाला था 2 से 3 हज़ार चूज़े में लगभग 1.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ उस टाइम, हो रहा था मोर्टलिटी की वजह से भी। जिनके यहाँ मोर्टलिटी नहीं थी उनके यहाँ फीड की कॉस्टिंग इतनी थी, तो इतना नुकसान लोगों को हो रहा था, मतलब माइनस में जा रहे थे लोग। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ क्योंकि फीड सस्ता था कंपैरेटिवली और मोर्टलिटी नहीं थी बिल्कुल भी, और FCR हमारा 1950 ग्राम पर लगभग 1.47 का FCR भी आ गया था, तो इस वजह से हमें नुकसान नहीं हुआ। तो यही बात यहाँ पे समझाई गई है। अगर आपका मतलब
FCR ठीक है, मतलब 1.5 का FCR आ जाए, और अपना फीड है, कॉस्टिंग कम है, तो 1.6 का FCR भी चल जाता है, और मॉर्टलिटी 2 से 3% तक हो, उससे ज़्यादा ना हो, तो आपको मार्केट रेट्स की वजह से नुकसान नहीं होगा। रेट्स की वजह से, कि रेट्स डाउन है मार्केट के, इस वजह से नुकसान नहीं होगा। ये बहुत देखी भाली बात हमने देखी है। तो ये सप्लाई चेन स्टेटस हमारा हो गया। अब इंटीग्रेशन बिजनेस मॉडल भी यही है कि सारी चीज़ें बाहर से ली जाती हैं, बार बार वही बात दोहराने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। चिक्स को परचेज़ किया जाता है ऑथराइज्ड उससे। अब एक बात है यहाँ पर, जो ये बिज़नेस मॉडल है इसमें, वो ये है कि चूज़ा तो हम बाहर से ही लेंगे या लेते हैं आउटसाइड, लेकिन जो फीड है उसे बाहर से नहीं लेना है, वो आपको खुद ही बनाना है। सेल्फ मेड फीड होना चाहिए आपके पास, मैश हो या पैलेट हो। हमारे पास तो पैलेट नहीं थी, लेकिन फिर भी हमारा रिज़ल्ट बहुत अच्छा आया। कुछ भी कोई इतना फ़र्क नहीं आता है। मैश में जो है वो जस्ट 2-3 दिन का डिले हो जाता है तैयार होने में, लेकिन पैलेट ख़राब क्वालिटी का ले लें तो वो वैसे मोटिलिटी इतनी कर देगा और तैयार नहीं हो पाता है। अगर आप आज कोई फीड चेक करा के भी देखें तो उसमें प्रोटीन और डाइजेस्टिबिलिटी की बहुत इश्यूज़ आपको देखने को मिलेंगे। प्री स्टार्टर अच्छा होगा, स्टार्टर प्री स्टार्टर से थोड़ा और डाउन होगा, और फिनिशर और प्री स्टार्टर की क्वालिटी में बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो मेन इशू जो आता है वो प्रोटीन कंटेंट का आता है। प्रोटीन परसेंटेज इतनी नहीं होती जितनी होनी चाहिए। उसके बाद डाइजेस्टिबिलिटी भी नहीं होती है। टॉक्सिसिटी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ, डाइजेस्टिबिलिटी, ये दोनों चीज़ें काफ़ी डाउन होती हैं, हो जाती हैं। तो कभी अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा अगर एनवायरनमेंट अच्छा है, वातावरण अच्छा है, आपके यहाँ मैनेजमेंट बढ़िया है, कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेसर्स नहीं है। और अगर उसमें टॉक्सिसिटी हुई किसी भी वजह से, जैसा मैंने आपको बताया कि मार्केट के रेट अच्छे चल रहे होते हैं, उस टाइम आपके मार्जिन कमाने का टाइम होता है, उसी टाइम फीड आपको धोखा देने लगता है। वजह मैंने आपको बताई, क्योंकि वो जो साइकिल है वो अल्टीमेटली रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ाती है, फिर अल्टरनेट फीड उसमें आना शुरू कर देते। तो इंटीग्रेशन का मतलब ही यही है कि फीड खुद बनाया जाए। तो इसमें मक्का, सोया डीओसी और दूसरी मेडिसिन इस्तेमाल की जाती हैं खुद का फीड बनाने के लिए। नॉर्मल मिक्सर और ग्राइंडर यूज़ किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात और कहूँगा कि जो लोग अब अपना फीड बनाने के इच्छुक हैं, ज़रूरी नहीं है कि 20,000 की फार्मिंग करें, 2,000 की भी आप फार्मिंग कर सकते हैं। शुरुआत 2,000 से कर सकते हैं। फीड की जो मेडिसिन्स हैं, जो गाइडेंस है, वो मैं भी प्रोवाइड कराता हूँ। किसी लोकल डॉक्टर से भी ले सकते हैं, या जिससे भी आपको अच्छा लगे उससे आप ले सकते हैं फीड की मेडिसिन। यही वजह है मैंने जो करानी शुरू की अवेलेबल लोगों को, कि वो एक बार संतुष्ट हो जाएं। आप 2,000 की फार्मिंग कर रहे हैं, 3,000 की कर रहे हैं, आप करके देखिए। फीड की मेडिसिन हम आपको खुली भी प्रोवाइड कर सकते हैं ओपन, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा 25 kg का कोई बैग ही लें, उसे लेने की ज़रूरत नहीं। आप पहले सेटिस्फाई हो, उसके बाद आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जो आती है इसमें ग्राइंडर आता है। ग्राइंडर जो है वो यूज़ करना आपको पड़ेगा, जिससे आप मक्का को और बाकी मटेरियल को पीसते हैं। 2 से 3 मिलीमीटर का इसमें वो ब्रेक किया जाता है और उसे इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं, सोचते हैं कि खाली ग्राइंडर ले लें। ग्राइंडर सस्ता ही आता है, लगभग 18-20 हज़ार रुपये की इसकी कॉस्ट होती है ना। तो 18-20 हज़ार की अगर कॉस्टिंग है, ग्राइंडर आपको मिल रहा है, तो उसी में लोग सोचते हैं कि इसी को ही हम ग्राइंड इससे कर लेंगे, और मिक्स अपने हाथों से करने की कोशिश करते हैं, या फिर ग्राइंडर में ही डाल देते हैं सारा का सारा मटेरियल। वो बहुत वेस्टेज हो जाती है, डस्टिंग हो जाती है, और वो मिक्सिंग भी नहीं होती। उस फीड में रिज़ल्ट नहीं आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर रिज़ल्ट होते हैं। लोगों को लगता है फीड हमारा काम नहीं कर रहा है। सही है। तो ग्राइंडर तो आपको लेना ही है। ग्राइंडर के साथ साथ मिक्सर बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों। जब हमने फार्मिंग शुरू की तो हमारा मिक्सर आने में डिले हो गया।
तो मिक्सर आने में जो डिले हुआ तो हमने फीड नहीं बनाया। हालांकि हमारे पास ग्राइंडर था, रॉ मटेरियल सब कुछ रखा था, लेकिन हमने फीड नहीं बनाया बिना मिक्सर के। क्यों नहीं बनाया? क्योंकि अगर मिक्सिंग प्रॉपर नहीं होगी तो फीड में सारी की सारी जो भी दवाइयाँ हम डाल रहे हैं, एडिटिव डाल रहे हैं। अब 200 ग्राम पर टन कोई एडिटिव डल रहा है, अब बताइए उसे कैसे मिलाएंगे आप हाथों से? 1000 किलो में 200 ग्राम आप डाल रहे हैं तो आप उसे हाथों से कैसे मिला सकते हैं? नहीं मिला सकते। तो अगर ये प्रॉपर मिलेगा नहीं तो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, हर एक मुर्गी के अंदर एक जैसा नहीं जाएगा। किसी के अंदर ज़्यादा जाएगा, उसके अंदर टॉक्सिसिटी हो जाएगी, किसी के अंदर नहीं जाएगा, उसके अंदर डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाएंगे। आपका परफॉर्म करेगा ही नहीं आपका फीड। तो मिक्सर इस वजह से ज़रूरी होता है। तो मिक्सर भी बहुत सस्ता मिल जाता है। इकराम भाई हैं एक, आप सब जानते भी होंगे शायद, बहुत अच्छी मतलब लो मेंटेनेंस, ज़ीरो मेंटेनेंस की मशीनें बनाते हैं। मैंने उन्हीं से लिया है। आप भी उनसे कांटेक्ट करके मशीन ले सकते हैं। मिक्सर हॉरिजॉन्टल भी आते हैं, रिबन मिक्सर जिसे कहते हैं, ठीक है, और वर्टिकल भी आते हैं। अगर आपको खाली पोल्ट्री का काम करना है, छोटी पोल्ट्री है आपकी 15-1000 की, 10-15 हज़ार की, वर्टिकल भी ले सकते हैं मिक्सर, और हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हैं। तो हमने तो छोटा हॉरिजॉन्टल मिक्सर ही लिया उनसे। आप वर्टिकल भी ले सकते हैं। हॉरिजॉन्टल थोड़ा कॉस्टली होता है, लगभग 1.25 के लगभग, या उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। और वर्टिकल मिक्सर 60-70 हज़ार रुपये का आ जाता है। तो कोई भी ले सकते हैं एक आप। तो इससे हमें काफ़ी बेनिफिट फिर देखने को मिलता है। तो ये फीड की, मिक्सर की और उसकी बात बताई मैंने आपको, ये बहुत ज़रूरी है, इसे बताना यहाँ पर ज़रूरी था। हर चीज़ लिखी नहीं जा सकती है, इसी वजह से ये वीडियो भी बनाई गई है। इसके बाद मार्केटिंग के दो मॉडल हैं। पहले यह है कि डायरेक्टली रेडी बर्ड सेल की जा सकती हैं, और दूसरा रेस्टोरेंट होटल्स वगैरह को मीट सप्लाई किया जा सकता है, वो जैसा भी आपको ठीक लगे। रेडी बर्ड की सेल कर सकते हैं आप डायरेक्टली, और या फिर मीट सप्लाई कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। इसमें कोई ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं होती है। साइट सिलेक्शन करने के लिए कुछ चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। वैसे तो जब प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करेंगे, ज़्यादातर फार्मर से ही कांटेक्ट करेंगे, उनके ऑलरेडी फार्म बने हुए होंगे। आप उन्हें खाली चूज़ा वगैरह देंगे, अपना सुपरवाइज़र देंगे, फीड पहुंचाएंगे उनके यहाँ, वो आपको पाल के दे देंगे। अगर आपको खुद का फार्म बनाना है तो उसकी गुड रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, अच्छी रोड की कनेक्टिविटी हो, ताकि आपका माल, कच्चा माल आ सके और तैयार माल वहाँ से जा सके। पानी भरने की समस्या नहीं होनी चाहिए। वाटर लॉगिंग, जहाँ वाटर लॉगिंग होती है, कीचड़ वीचड़ होती है, वहाँ बहुत बीमारियाँ फैलती हैं, तो ये नहीं होनी चाहिए। ये अच्छा होना चाहिए रोड कनेक्टिविटी। इसके बाद फेंसिंग वगैरह अच्छे से हो उस लैंड की, मतलब सेफ़ हो, कोई प्रेडेटर्स वगैरह ना आए। अक्सर जैसे मंगूज़ होते हैं, नेवले होते हैं, या फिर स्नेक्स वगैरह फार्म में आ जाते हैं, तो वो नहीं आने चाहिए। ग्राउंड वाटर बहुत क्लीन होना चाहिए, मतलब ग्राउंड वाटर को एक बार चेक करा लें, उसके अंदर ई कोलाई या कुछ ऐसे सिम्टम्स तो नहीं है, मतलब कंटेमिनेशन तो नहीं है, केमिकल कंटेमिनेशन या बैक्टीरियोलॉजिकल कंटेमिनेशन। अगर है रिपोर्ट तो आप हमारे साथ शेयर भी कर सकते हैं रिपोर्ट, क्योंकि पानी की वजह से ना बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, वो सॉल्व ही नहीं होती हैं। फार्मिंग मतलब एक तरीके से बंद ही हो जाती है वो। और कोई आसपास ना तालाब ना हो तो वो अच्छा है, मतलब पॉन्ड, वाटर बॉडीज़ जिन्हें कहते हैं, वो नहीं होनी चाहिए। वैसे तो देखिए लैंड का ऐसा है कि जो होती है उसी पे ही करना पड़ता है, लेकिन कोशिश ये करें, अगर नई लैंड ख़रीद रहे हैं या कहीं लीज़ पे ले रहे हैं तो वहाँ पे इन चीज़ों को ध्यान रख सकते हैं, क्योंकि ये वायरल बीमारियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर, क्योंकि वाटर बर्ड्स आते हैं और वो फिर वायरल बीमारियाँ फैलाते हैं, जैसे एनडी है, बर्ड फ्लू है, आईबी है। और जो जगह ले रहे हैं उसका एक फ्यूचर एक्सपेंशन भी हो, कर सकें आप। इसके साथ साथ
इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की अवेलेबिलिटी हो, क्योंकि अगर आप ज़्यादा बड़ा फार्म कर रहे हैं तो हो सकता है उसे ईसी बनाने की ज़रूरत पड़े, ईसी शेड, एनवायरनमेंट कंट्रोल शेड, जो कि आजकल बनते हैं, और ईसी शेड्स हैं तो बिना इलेक्ट्रिसिटी के वो नहीं चल सकते हैं। तो ये साइट सिलेक्शन के लिए हो गया हमारा ये वाले टॉपिक, मतलब पॉइंट्स। रोड कनेक्टिविटी होनी चाहिए, वाटर लॉगिंग नहीं होनी चाहिए, फेंसिंग वगैरह बहुत अच्छे से आप उसका ध्यान रखें, ग्राउंड वाटर अच्छी क्वालिटी का हो, वाटर बॉडीज़ आसपास, तालाब झील वगैरह नहीं होनी चाहिए, फ्यूचर एक्सपेंशन के चांसेस होने चाहिए अच्छे, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए वहाँ पर अवेलेबल। इसके बाद कंपोनेंट्स, बिज़नेस के 3 कंपोनेंट हैं, 3 या 4 कंपोनेंट, वो देख लेते हैं। सबसे ज़रूरी चिक्स हैं, फिर आपका फीड आ जाता है, फीड प्लांट आ जाता है। फीड में इसका रॉ मटेरियल आएगा और टेक्निकल गाइडेंस आएगा। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी क्योंकि बोल रहा हूँ तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि लिख क्या रहा हूँ। इकोनॉमिक एनालिसिस में देखते हैं रनिंग कॉस्ट। देखिए मेन चीज़ जो है ना वो रनिंग कॉस्ट ही है, उसे ही कम करके आप मार्जिन अपने बढ़ा सकते हैं। 20,000 चूज़ा आप ख़रीदते हैं अगर, तो 20 रुपए के हिसाब से एक चूज़ा मिलता है, तो वो आपका 4 लाख रुपए का हो जाएगा। 4 लाख, हालांकि अभी तो 35 रुपये चूज़े के रेट चल रहे हैं, 30-35 रुपये, और शायद ही वो नीचे आए, लेकिन जब ये रिपोर्ट लिखी गई थी उस टाइम एवरेज यही चल रहा था। तो 4 लाख रुपए के चिक्स आएंगे आपके। इसके बाद फीड की रिक्वायरमेंट होती है। एक जो चूज़ा है वो फीड कंज्यूम करता है 3 kg, है ना, तो 500 ग्राम उसमें प्री स्टार्टर होता है। ये सब कुछ लिखा हुआ है उसमें ना, तो मैं मतलब थोड़ा थोड़ा ही लिख रहा हूँ। 1200 ग्राम स्टार्टर और 1300 ग्राम फिनिशर। देखिए ये जो ऐसा मैं लिख रहा हूँ ये आम तौर पे नहीं चलता है। लोग 300-400 ग्राम प्री स्टार्टर खिलाते हैं और 800 से 1 किलो तक स्टार्टर खिलाते हैं, फिर फिनिशर खिलाते हैं, फिर सोचते हैं कि उन्हें 3 kg फीड में 2 किलो का बर्ड मिल जाए। ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, हो रहा है तो वो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं, लेकिन क्योंकि फीड अपना बन रहा है यहाँ पर तो ये चीज़ पॉसिबल है। तो ये टोटल मिला के जो फीड की कॉस्टिंग आती है वो लगभग 103 रुपये आती है पर बर्ड। फीड की जो कॉस्टिंग आती है। इसके बाद आता है 20,000 चूज़ों पे जो फीड की कॉस्ट आएगी, 20,000 चिक्स पर फीड की कॉस्ट आती है लगभग 20 लाख रुपए। 20 लाख की कॉस्ट फीड की आएगी। तो अगर 7 क्रॉप्स आप निकालते हैं तो 1 करोड़ मतलब 44 लाख के करीब की आपकी 7 क्रॉप्स की फीड की कॉस्ट आएगी। टोटल फीड जो एक क्रॉप को चाहिए वो 60,000 किलो चाहिए। फीड रिक्वायर्ड फॉर 1 क्रॉप, एक क्रॉप को चाहिए, तो टोटल ये हो जाएगा 7 क्रॉप्स के लिए 420 टन फीड पूरे साल के लिए 20,000 बर्ड्स के लिए। अब उस हिसाब से आप अपना निकाल सकते हैं कि कितना इसमें कॉस्टिंग आएगी। गुड, अगर फार्म का मैनेजमेंट सही है तो 5 रुपये उसमें और लगाइए मेडिसिन और वैक्सीन के।
फिर इसमें लेबर की कॉस्ट आ जाती है, वो बर्ड टू बर्ड वेरी करती है, वो यहाँ पे इंक्लूड नहीं की है, क्योंकि होता क्या है ना कि कई बार खुद भी करता है इंसान, कई बार ऑटोमेशन होता है, इसी शेड हैं, ऑटोमेटिक फीडर हैं, ऑटोमेटिक ड्रिंकर हैं, तो लेबर की कॉस्ट उस वजह से ऊपर नीचे जाती रहती है। लेकिन अगर आप फार्मर से पलवाएंगे तो 14 रुपये या 14 रुपये पर बर्ड या 7 रुपये पर केजी के हिसाब से उसे दिया जाता है। तो ये जो है ये वेरिएबल होती है, इस वजह से यहाँ पर नहीं लिखी है। अब जो फीड मशीन है उसके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी हम बात कर लें कि अगर 420 टन आपको फीड बनाना है, अगर 420 टन फीड बनाना है आपको, तो ऑन एन एवरेज 1.15 टन फीड डेली बनाना पड़ेगा। फीड पर डे आपको बनाना पड़ेगा अपनी मशीन में। तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो 0.5 टन पर आवर की अगर कैपेसिटी है, तो 2-2.5 घंटे आप मशीन चलाएंगे, 3 घंटे मशीन चलाएंगे तो वो आपकी चल जाएगी। अगर 6 घंटे मशीन चलाते हैं तो 4 यूनिट बिजली के उसमें खर्च होते हैं। तो पोल्ट्री फीड मिक्सर आपको 25,000 रुपये का मिल जाएगा। मिक्सर है जो मतलब 500 किलो पर केजी वो करेगा। ये यहाँ पर ना ऊपर नीचे हो गया है। ग्राइंडर मशीन जो है वो 25,000 रुपये की है, मिक्सर मशीन वो 55,000 रुपये की है। अब तो रेट बढ़ गए हैं, 70,000 रुपये करीब हो गए हैं। तो मिक्सर मशीन लगभग 55,000 रुपये की, उतनी लिख देता हूँ। और ग्राइंडर मशीन जो है वो 25,000 रुपये की विद मोटर वगैरह वो सब मिला के। और ये वर्टिकल है, वर्टिकल मिक्सर, ठीक है। उसके अलावा बक एलिवेटर है 3,500 रुपये पर फीट के हिसाब से वो लगेगा। पैलेटिंग मशीन अगर आप लेना चाहते हैं तो वो भी, लेकिन पैलेटिंग तो बस एक सेल करने के लिए, अगर सेल करना है फीड को तब होती है, लेकिन पैलेटिंग को लेने की कोई ज़रूरत इसमें मेरे हिसाब से नहीं है अगर अपना काम कर रहे हैं आप। इसके अलावा जीएसटी वगैरह लगता है, इंस्टॉलेशन लगेगी 10,000 रुपये का। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो हमारा 1,00,000-1.5 लाख रुपए में एक फीड प्लांट लग जाता है। इसके अंदर मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा क्योंकि ये रेट्स वगैरह और ये सब ऊपर नीचे होते रहते हैं। ये जस्ट यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पे आपको बता दिया था। बिल्डिंग की कॉस्ट जो आती है 400 स्क्वायर फीट की जगह बनाने में, लगभग गोडाउन वगैरह अगर आप बनाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग आएगी लगभग 1,00,000 रुपये, ज़्यादा ही आएगी, जस्ट एक टेंटेटिव बताया है। आरसीसी प्लेटफॉर्म बनाना पड़ेगा आपको उसके लिए, फीड मशीन के लिए, ग्राइंडर के लिए, उसकी कॉस्ट आ जाएगी आपकी 50,000 रुपये की। और स्पेस, रॉ मटेरियल रखने के लिए स्पेस आपको रखना पड़ेगा। ये तो फीड प्लांट का होगा। और रॉ मटेरियल के लिए स्पेस रखना पड़ेगा, वो 1,80,000 रुपये के करीब का वो रहेगा। तो टोटल कॉस्टिंग इसकी निकाल लेंगे। इसके बाद शेड का कंस्ट्रक्शन होगा आपका 10,000 का। अगर शेड बना रहे हैं 12 स्क्वायर फीट के हिसाब से, तो 12,000 स्क्वायर फीट की जगह चाहिए आपको 2.25 किलो का मुर्गा करने के लिए। 2 शेड्स बनाए जाएंगे 10,000 के, 10,000 बर्ड्स के लिए। तो ये होगा आपको 12,000 स्क्वायर फीट जगह चाहिए, है ना। तो यहाँ पे 2 शेड्स बनेंगे तो 24,000 स्क्वायर फीट जगह आपको चाहिए इसके लिए। अब एक जो
वो होगी 75 रुपये की कॉस्टिंग पर वर्ड की आएगी इसमें, पर स्क्वायर फीट आती है लगभग, तो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा। फीड इंग्रेडिएंट्स पे आ जाते हैं। 420 टन हमारा फीड बनना है, उसके लिए 420 टन फीड के लिए कितना कितना क्या क्या चाहिए। 420 टन फीड अगर बनाना है तो मक्का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो 24 रुपये किलो उस टाइम थी, लेकिन अभी तो 22 रुपये किलो चल रही है, तो यही इसका रेट रहता है। तो लगभग 240 टन आपको मक्का चाहिए। मक्का को जनरली जब आप ख़रीदने जाएं तो उसके अंदर 12% से ज़्यादा मॉइस्चर नहीं होना चाहिए और विजिबली फंगस फ्री होनी चाहिए। फंगस या काले दाने उसमें ना हो। जो एक्सट्रेनियस मटेरियल है वो 2 से 3% से ज़्यादा ना हो, जो कॉब वगैरह आ जाते हैं उसके अंदर, या टूटे हुए दाने भी 4-5% से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और मॉइस्चर के लिए ये रहता है, क्योंकि इतने मॉइस्चर की मक्का होती है ना, तो उसे स्टोर आसानी से कर सकते हैं और बहुत लंबी चलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इसके लिए मॉइस्चर मीटर बाहर से ख़रीद सकते हैं। लाइसिन ट्रिप्टोफैन इसके अंदर कम होते हैं तो वो हमें बाहर से मिलाने पड़ते हैं। ट्रिप्टोफैन की तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लाइसिन तो हमें मिलाना पड़ता है। तो 240 टन मक्का आपकी लगेगी। इसके बाद आता है सोया डीओसी। ये जो दो कंपोनेंट्स हैं ये बहुत ही क्रिटिकल हैं आपकी फार्मिंग के लिए। दोनों अच्छी क्वालिटी के आपको लेने पड़ेंगे। ये बेसिकली प्रोटीन का सोर्स होता है। मेज़ एनर्जी का सोर्स है, ऊर्जा, और ये प्रोटीन का सोर्स है मेन। इनके अंदर जो अमाइनो एसिड नहीं होते हैं, जैसे सोया डीओसी के अंदर मिथ्योनिन कम होता है, लाइसिन कम होता है, तो वो बाहर से हमें मिलाना पड़ता है। तो इसका जो प्रोटीन परसेंटेज है वो लगभग 45% होता है। अगर हाई प्रो ले रहे हैं आप तो वो 49 से 50% तक होता है। तो हाई प्रो लें या नॉर्मल लें, मुझे तो नॉर्मल ठीक लगती है, जो 45-46% वाली आती है। ये इससे ठीक फीड बन जाता है, अच्छी परफॉर्मेंस मिल जाती है। अगर हाई प्रो अवेलेबल है उस मतलब कम रेट में, तो वो भी ली जा सकती है। ये हमें लगभग 125 टन सोया डीओसी चाहिए 420 टन फीड बनाने। मतलब ये पूरे साल का मैं बता रहा हूँ, ये पूरे साल की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद बाजरा। अब मेज़ को रिप्लेस करने के लिए बाजरा यूज़ होता है अगर अवेलेबल है तो, क्योंकि बाजरा मेनली विंटर्स में ही आता है। वो विंटर्स के मतलब जब ख़त्म होते हैं मार्च अप्रैल तक चलता है। ये होता भी गर्म है तो ज़्यादा इसे गर्मियों में यूज़ भी नहीं करते हैं और अवेलेबल भी नहीं होता। अब तो इसके भी रेट बढ़ गए हैं। तो ये बेसिकली मेज़ को रिप्लेस करता है, लेकिन इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट अच्छा होता है मेज़ के मुकाबले।